नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आपकी नजर इस समय मुंबई पर होगी, महाराष्ट्र पर होगी। सोच ये रहे होंगे कि शायद उद्धव ठाकरे अब शिवसेना को बचा ले जाएं और एक बार फिर अघाड़ी सरकार आगे बढ़े, और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कोई नई सरकार बनने का ख्वाब देखा जा रहा है तो वो सपना, वो ख्वाब टूट जाए। लेकिन ये विडंबना है कि विपक्ष की रणनीति कुछ और होती है और हो कुछ और जा रहा है, और शायद सबसे बड़ी भूल यही हो रही है कि जनता के नब्ज पकड़ पाने में विपक्ष के सभी नेता, रणनीतिकार असफल हो रहे हैं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। जब आपकी नजर मुंबई की खबरों पर है तब हम आपको बताते हैं कि उपचुनाव हुए देश में, और आज काउंटिंग में उत्तर प्रदेश में सपा को भारी नुकसान हुआ। दो बड़े गढ़ पूरी तरीके से वहां पर साइकिल पंक्चर हो गई है और कमल खिल गया है। बड़ी जीत, और इस जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया है उसके भी मायने समझिए कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास की जिस राह पर है उस पर मुहर लग गई है। क्योंकि आजमगढ़ में निरहुआ दिनेश लाल यादव भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल पर चुनाव जीत चुके हैं, और धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश यादव के भाई हैं वो चुनाव हार गए। चुनाव क्यों हारे हम चर्चा करेंगे, लेकिन रामपुर में, रामपुर की आन बान शान कहे जाने वाले आजम खां बहुत ही भावुक अपील कर जनता से इस बार चुनाव जीतने की बात कर रहे थे, लेकिन जनता ने उनकी नहीं मानी और वहां भी उनके ही शागिर्द रहे बीजेपी के टिकट पर घनश्याम लोधी चुनाव जीत गए और सपा चुनाव हार गई। बड़ा सवाल है कि आजम खां के जेल से निकलने के बाद और जो स्वागत किया गया था उनका, आजम खां का रामपुर पहुंचने पर ऐसा लगा था कि इस उपचुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज कर बीजेपी को वो चटकनी देंगे, लेकिन न तो चटकनी दे पाए और न पटकनी खा गए, खुद पटकनी। आखिर क्या कारण है? सीधे हम चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला तमाम उन खबरों और उसके विश्लेषण के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, ये उपचुनाव है, बात तो सिर्फ 2 सीट तक है, लेकिन इसके संदेश बहुत साफ हैं। क्या है वो? जी बिल्कुल दिवाकर जी, संदेश बहुत साफ है। संदेश ये साफ है कि सपा से जो मुस्लिम वोटर है उसका मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा साफ साफ। साथ में जो माई फैक्टर है वो भी सपा से दूर होता दिखाई दे रहा। कुल मिलाकर अगर हम संक्षेप में कहें, एक लाइन में कहें, तो सपा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में कमजोर नहीं बल्कि बेहद कमजोर हो चुकी है। और जो आज रामपुर और आजमगढ़ में जो चुनाव हुए हैं, नतीजे साफ साफ बता रहे हैं कि जनता ने सपा को पूरी तरह से नकार दिया है और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की नीतियों पर अपना पूरा विश्वास जताया है। तो आज ये सपा के लिए बहुत ही, जिसे कहा जाए, मायूसी भरा दिन रहेगा कि आजमगढ़ भी हार गए साथ में और रामपुर भी हार गए। दोनों बड़ी सीटें थी, सपा के लिए सीटें थी। रामपुर तो खैर 2019 के में गठबंधन के कारण बीजेपी चली गई थी, लेकिन 3 साल में ही बीजेपी ने इसको वापस ले लिया। अब बाकायदा घनश्याम लोधी के रूप में एक बड़ी जीत इनको मिली है। और साथ में आजमगढ़, जिसे दिनेश लाल यादव कहा जाए, वो बीजेपी से जीते हैं और बड़े अंतर से जीते हैं, धर्मेंद्र यादव को हरा कर आए हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो ये जिसे बार बार कहा जाए, अखिलेश यादव एक बार भी दोनों जगह प्रचार करने नहीं, कहीं प्रचार करने निकले ही नहीं। आजमगढ़ झांकने तक नहीं गए, वहीं सीएम योगी ने वहां पर बाकायदा प्रचार किया। तो एक तरह से जैसे जनता बार बार बोल भी रही थी कि ये कहीं अखिलेश यादव को घमंड तो नहीं बोल रहा था कि वहां से रिकॉर्ड मतों से जीते थे, तो हो सकता था कि अगर उनसे जाए बिना की ये सीट जीत जाए, या ये भी हो सकता था कि क्या अखिलेश यादव पहले से जानते थे कि इन दोनों सीटों पर आज जीत बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकले। तो ये तो जिसे कहा जाए, इससे विश्लेषण करने का समय है कि आखिर अखिलेश यादव प्रचार के लिए क्यों नहीं निकले। लेकिन हाँ, इतना जरूर बार बार कह रहा हूँ कि माई फैक्टर, साथ में जो जिसे कहा जाए मुस्लिम का जो बड़ी संख्या विधानसभा में वोट किया था सपा को, वो पूरी तरह से सपा का मोह भंग होता हुआ सपा की तरफ से दिखाई दिया है मुस्लिम वोटरों का। जी, क्या कारण है? बहुत महत्वपूर्ण 2 बातें आपने कही हैं। एक तो ये कि माई फैक्टर में मुस्लिम्स का मोहभंग हो रहा है, मोहभंग के कारण भी, और वो तात्कालिक कुछ ऐसी घटनाएं हैं उस पर भी हम चलते हैं। लेकिन अखिलेश यादव का दोनों स्थानों पर सघन चुनाव प्रचार न करना,
किस बात की ओर संकेत है? जी वही मैं कह रहा था कि क्या अखिलेश यादव इतने घमंड में थे कि वो आजमगढ़ बाकायदा जीत जाएंगे, या रामपुर आजम खां को आगे करके वो चुनाव जीत देंगे, या ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से जानते थे कि उनका इस सीट को बचाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए शायद वो वहां पर प्रचार करने नहीं गए। तो ये दोनों बातें आ सकती हैं, लेकिन हाँ जनता तो बार बार, जब अखिलेश यादव आजमगढ़ में प्रचार करने नहीं जा रहे थे तो बार बार इसी बात के सोशल मीडिया भी बाकायदा प्रचार हो रहा था, बीजेपी पूरी तरह से प्रचार कर रही थी अखिलेश यादव घमंड आ गया है, क्योंकि वहां से विशाल मतों से जीते थे वो, तो उसके बावजूद वो ये नहीं जा रहे, वहाँ एक बार भी धर्मेंद्र यादव का प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन साथ में आजमगढ़ सीट की बात करूँ तो वहाँ पे जो दुद्दू जमाली है, जो जिनको बसपा से टिकट मिला, उनको पहले टिकट दिया गया था सपा की तरफ से, लेकिन सपा ने उनको टिकट काटा। ये बड़ा फैक्टर आजमगढ़ में दुद्दू जमाली भी है, जिन्होंने बहुत हद तक बीजेपी की राह को आसान करने में बड़ा काम किया है, बड़ी मेहनत की है। तो यहाँ पर जो मायावती का फैक्टर जो है, मायावती के दांव जो मायावती ने चला है, वो भी बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा, क्योंकि लगभग 29 से 30% के जो वोट है वो दुद्दू जमाली खुद लेकर आए हैं, और साथ में 52% मतों से ऊपर ये बीजेपी तरफ से दिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती ने जो दांव चला है वो सपा के लिए बेहद कठिन हो गया, और सपा की राह बहुत कठिन कर दी आजमगढ़ के अंदर। तो गुड्डू जमाली बाकायदा सपा से आ रहे थे, लेकिन उनका टिकट काटा, तो गुड्डू जमाली ने एक तरह से पूरा बदला ले लिया अखिलेश यादव से, अपने को टिकट सपा से न देने वाला। जी बहुत महत्वपूर्ण बात आप कहे कि गुड्डू जमाली, और देखिए मायावती का आपने जिक्र किया, मायावती ने तो अब राष्ट्रपति चुनाव की भी राहें इतनी आसान कर दी हैं कि किस तरीके से उन्होंने पटकनी दे दी है पूरे विपक्ष को, और लगातार वो एक बीजेपी के सहयोगी की भूमिका अदा कर रही हैं, ये कहते हुए कि बीजेपी की नीतियों का थोड़ा विरोध करती हैं, लेकिन जब मौका आता है तो बीजेपी की राहें वो आसान करती हैं। अखिलेश यादव का घमंड चूर करना मायावती की सबसे बड़ी जरूरत है, ये आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में अखिलेश यादव का आना, या जैसा कि हमारे सहयोगी, इनपुट सहयोगी शोएब भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कहीं कोई एक टैक्टिकल चाल तो नहीं थी धर्मेंद्र को हरा देने की। शायद ये अगर टैक्टिकल सोच है भी, और अखिलेश यादव का एक नेता के रूप में, तो ये अपने पिता से बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। दूसरी बात, जिस घमंड की बात आप कर रहे हैं, शायद कांग्रेस की राह पर अखिलेश यादव चलना शुरू कर दिए हैं क्या, कि एक एसी कमरे में बैठकर कुछ रणनीतिकारों के साथ और कुछ ऐसे समर्थक जो सिर्फ भाजपा के विरोध के आधार पर जीत की कामना करते हो, बस इसी आधार पर, जैसा कि अब कांग्रेस रह गई है, वही सोच अब समाजवादी पार्टी की होती जा रही। देखिए बिल्कुल आपने सही बात बोली दिवाकर जी, कि इस बात को ओम प्रकाश राजभर भी कहते रहे हैं, जो इनके साथी हैं, जो इनके सहयोगी हैं, इनके साथ सपा के साथ में, वो इस बात को कहते पाए भी गए। उन्होंने बखरा बयान दिया था कि इसी कमरों से बाहर निकल कर आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, अपना जन समर्थन बढ़ाना पड़ेगा। आपको एसी कमरों में बैठ के फैसले लेने अगर लेंगे तो आपको उससे फायदा नहीं होगा, बल्कि आपकी पार्टी नुकसान में जाएगी। और बाकायदा ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ भी नहीं, उससे आगे बढ़ के बोला कि उनके पास सपा के लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे नेता अखिलेश यादव बाहर निकल के नहीं आते, बाकायदा कमरे में बैठ के कुछ आसपास अपने चाचू तारों के साथ में बैठ कर ही बाकायदा फैसले कर लेते। बिल्कुल आपने सही कहा, एसी कमरों से बाहर न निकलना अखिलेश यादव के लिए थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा। अनूप जी, मैं तो उससे आगे की भी बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर भी जो अखिलेश यादव का जो ग्रुप है, उन सारे ग्रुप्स में मैं देखता रहता हूं, एक पत्रकार होने के नाते हमें देखना चाहिए। तो अब समाजवादी पार्टी का जो नया अवतरण है वो सोशल मीडिया वाला अवतरण है, वो साइकिल पर सवारी करके और जनता के बीच में जा, मैंने कहा ना, जो खांटी अंदाज था समाजवादियों का, वो तो अखिलेश यादव ने छोड़ दिया है। बिल्कुल ये बिल्कुल देखिए, अखिलेश यादव के बारे में लखनऊ में भी एक बात बड़ी फेमस है, उन्हीं के नेता अनौपचारिक रूप से बताते भी हैं कि हमारे नेताजी जो है अखिलेश यादव जी, वो कुछ एक दो लोगों की ही बात सुनते हैं कमरे में, मतलब एक दो लोग ही उनके जो आस पास है उन्हीं की बात सुनते हैं, बाकी उनको कान का कच्चा भी कहते हैं। हम मैं नहीं कह रहा हूँ ये, बल्कि उनके नेता कहते हैं और अनौपचारिक रूप से इस बात को बताते हैं कि वो तो हमारे नेता भी कान के कच्चे हैं, जो एक दो लोग उनके कान में बोल देते हैं, बस उसी बात को मानते हैं, वो आगे बाहर निकल कर उस चीज की, उस बात की सच्चाई जानने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल, ये देखिए इनके लिए ये बहुत बड़ी ठोकर है। अगर इससे बिना संभले तो विश्वास मानिएगा कि सपा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। अगर आप देखेंगे कि लोकसभा में इनकी 3 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, इनकी जो दलीय मान्यता है वो भी खतरे में आ गई है। दलीय मान्यता खतरे में इसलिए आ गई क्योंकि 5 सीट तो चाहिए, 5 वो इनके पास नहीं
नहीं है। तो इनके लिए बहुत बड़ा, जिसे कहा जाए कि खतरे का संकेत और खतरे के निशान से ऊपर चला गया है वो संकेत भी। अगर ये अभी बाहर ना निकले, बीच जनता के बीच में ना आए, जनता की नब्ज पकड़ ना पाए, ये जो आजम खान को इन्होंने आगे किया, उन्होंने रामपुर में आजम खान से बचना चाह रहे थे। सभी जानते कि आजम खान का सामना करने से कतरा रहे थे, साथ रामपुर इसीलिए नहीं गए क्योंकि आजम खान की नाराजगी सामने आ रही थी। अच्छा, आजम खान ने भी बाकायदा वहां पे तेवर अपने पुराने वाले दिखाए, बोला कि टीपू को सुल्तान बना दो और आसिम को राजा बना दो, अपने पुराने तेवर में आए। लेकिन जनता उससे आगे बढ़ चुकी है। जनता की नब्ज पकड़ना अब वो पुराना वाला माहौल नहीं रह गया है कि आप सर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया हो गया। नहीं, जनता की नब्ज पकड़ना जरूरी। जनता क्या चाह रही है इस समय? सीएम योगी जिस प्रकार से रामपुर में बाकायदा जो आजम खान के अवैध जो संपत्ति है उनको तोड़ा, उनको हटाया, उनको उन पे सरकारी नियंत्रण के लिए सारा काम किया जो सीएम योगी ने, यूपी सरकार ने, तो अब वहां से आजम खान का भी दबदबा पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब ये क्यों किया गया है? क्या इसमें कोई अखिलेश यादव की टैक्टिक थी या कोई नीति थी? वो तो देखने वाली बात है, क्योंकि बार बार आजम खान दबाव बना रहे थे किस प्रकार से यहाँ पे इनको टिकट दिया था यहाँ के लिए, लेकिन टिकट मिला आसिम राजा जी को जो वो आजम खान के करीबी भी हैं। लेकिन बाद में ये हो गया कि वहां भी वो नहीं गए प्रचार करने के लिए, शायद इसलिए कि वो आजम खान से बचना चाह रहे थे, उनका सामना करने से कतरा रहे थे वो। लेकिन बाद में बात यह है कि अब वहां से आजम खान का दबदबा रामपुर से जिसे कहा जाए वो भी ध्वस्त हो गया। जिस प्रकार से उनके अवैध चीजें ध्वस्त हो रहे हैं, उसी प्रकार से उनका राजनीतिक दबदबा है वो भी रामपुर से खत्म हो गया। आजमगढ़ से भी देखिए धर्मेंद्र यादव खड़े हुए, जिससे आपने कहा कि क्या धर्मेंद्र यादव को कमजोर करना चाह रहे थे, ये तो अब विश्लेषण करने की बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि दबाव में आकर ये धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया। सही टिकट वहां कटे। गुड्डू जवाली जो है वहां के काफी जाने माने वहां के नेता है, बिल्कुल जैसे मैंने कहा 30% के आसपास लेकर आए हैं। कम नहीं होता ये 30%, तो 30% का लेकर ये वहां पे वोट शेयर लेके आए हैं लगभग। तो ये अगर 30% अगर ये पास होता, सपा के पास होता, तो बेशक दिनेश यादव वो एक बार फिर से हार सकते थे। लेकिन वहां से दांव बीएसपी में गुड्डू जवाली को टिकट देकर चल दिया, जिसका असर ये दिखाया गया, परिणाम ये आया कि आजमगढ़ भी गया और रामपुर भी गया। साथ में जो मुस्लिम वोटर्स का मोह भंग हुआ है, क्योंकि इतनी जारी बातें आ रही हैं, ज्ञानवापी आई रात में मथुरा की, मैं उसी सवाल पर आ रहा था। जी, अखिलेश यादव बोलते नहीं दिखेंगे। बार बार मुस्लिम जो मौती है मुल्ला, ये बार बार बोल रहे थे, अखिलेश यादव कुछ इस पर बोल ही नहीं रहे। तो वो भी एक तरह से संदेश गलत चला गया मुस्लिम वोटरों के बीच में। माई फैक्टर पूरी तरह से टूट गया, बिखर गया अखिलेश यादव के लिए, और सपा का हार इसी की वजह। एक ऐसी स्थिति है जो उद्धव ठाकरे की आज है कि करें तो क्या करें। बहुत अहम सवाल है और उसी सवाल पे मैं आना चाहता था। कुछ ऐसी घटनाएं तात्कालिक हुई, ज्ञानवापी प्रकरण हुआ, उसके बाद नुपुर शर्मा का बयान, और उस बयान के बाद जो कुछ भी कानपुर और तमाम यूपी के शहरों में जो कुछ भी हुआ, वो एक जो प्रतिक्रिया थी वो भी थी, तात्कालिक थी। हालांकि इन दो उपचुनावों से ऐसा नहीं देखा जा सकता, लेकिन अखिलेश यादव का या पूरे समाजवादी पार्टी का जो एक रुख होना चाहिए, जो एक संदेश जाता, और ऐसा नहीं है कि मुसलमान सिर्फ यही पसंद करता कि सिर्फ भाजपा को गाली दो, क्योंकि गाली देते देते तो 8 साल बीत गए, कुछ नहीं हो रहा, फायदा ज्यादा हो रहा। अब तो टैक्टिस ये है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर एक व्यक्ति जो है वो हैदराबाद वाले अंदाज में बोले, जैसे वो बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि बोलना क्या है और किस अंदाज में बोलना है जो सबको सूट करे और वो तार्किक बात हो। वो बात तो अखिलेश कर ही नहीं पाए। पत्थरबाजी की घटनाओं पर और कुछ भी वो बोलते क्या रहे। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आपने ये चर्चा शुरू की तो इसको मैं उदाहरण देता हूं। मुझे याद है कि जब कानपुर का जो आरोपी है, जब उसका घर ढहाया गया, तो उसके बाद अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा कि ऐसा हुआ तो गलत हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि किसी का घर बनना आसान होता, उसको गिराना बड़ा मुश्किल। तो मुस्लिमों में यह संदेश गया कि भाई अगर आप हमारे इतने बड़े हितैषी हैं तो आपको खुल के बोलना चाहिए था, आपको कम से कम कानपुर जाना चाहिए था। ऐसा बताया जा रहा है कि वो नेता कभी कभी समाजवादी पार्टी के भी समर्थन में रहा है। तो कुल मिलाकर के किसी भी तरफ अखिलेश यादव की स्थिति स्पष्ट हो नहीं पा रही है। इसलिए माई फैक्टर का टूटना अनूप जी स्वाभाविक है, संभव है, वो असंभव नहीं है, वो अब संभव है। अभी तो टूटा हुआ पूरा नहीं माना जा सकता, लेकिन हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो बिखर चुका है लगभग। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। अखिलेश यादव, इतनी सारी घटनाएं घटी, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, ज्ञानवापी का मामला हुआ, नुपुर शर्मा का बयान,
किसी भी मामले में अखिलेश यादव खुलकर मुसलमानों के पक्ष में खड़े होते दिखाई नहीं दिए हैं। और यही नाराजगी कारण मुसलमानों के लिए है भी कि आप एक बार भी उनके पक्ष में खुलकर दबी दबी जवान में बोला, जैसे आपने कहा कि बयान दिया कारतू वाले बयान में, क्योंकि जो पकड़े गए अधिकतर लोग सपा की पार्टी के हैं या कांग्रेस की पार्टी के हैं, लेकिन आपने एक बार भी उनके लिए बयान नहीं दिया कहीं पे कि खुलकर बयान, कहीं जिसे कहा जाए अखिलेश यादव का पुराना अंदाज, वो कहीं नजर नहीं आया है। बेशक ये भी नाराजगी का कारण सपा से हो सकता है कि हमारे जो हम जिसको हमने चुना वही हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा, तो कैसे काम होगा, बिल्कुल खुलकर नजर नहीं आए, और तो कोई दो राय नहीं। और अनूप जी, अब दूसरी बात याद दिलाएं, क्योंकि हमारी आपकी चर्चा बाद में टीवी डिबेट्स पर एक बड़े चर्चा का विषय बनती है, शायद ये बात हम आप कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अग्निपथ अग्निवीर योजना, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी है, आप कहें एनडीए प्रभावी है, विपक्ष ये कह रहा है योजना ही गलत है। अब 17 से लेकर के 21 साल का जो युवा है, और जिसमें आजमगढ़ और रामपुर की जनता का आप अनुमान लगा सकते हैं कि आजमगढ़ से कितने अभ्यर्थी होते हैं, उनके मन में तो आशाएं हैं विकास के प्रति। अगर वो 4 साल में नौकरी करके लौटेंगे, 11 लाख रुपए मिलेगा, अपना कोई व्यवसाय करेंगे, रोजगार के लिए सरकार आगे बढ़ रही, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। और अखिलेश यादव जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा बनाए थे, उस मुद्दे पे अब सरकार विपक्ष को घेर रही है। इन लोगों के पास कोई पूरी रणनीति ही नहीं है कि किसको किस तरीके से चेक एंड बैलेंस करना है, सिवाय कि आम आदमी पार्टी या ममता बनर्जी। ये सच है। बिल्कुल बिल्कुल, इनके पास कोई भी किसी भी तरह की रणनीति नहीं है कि किस प्रकार सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को घेरा जाए। सपा के पास ही नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष के पास ही नहीं। कारण क्या, विपक्ष में खुद ही एक नहीं। आपने देखा राष्ट्रपति चुनाव के लिए जिसके नाम आगे कि उन सब वो पीछे हो गए अपने आप। शरद पवार का नाम ममता बनर्जी ने आगे किया, शरद पवार खुद के पीछे हो गए। तो कारण ये कि आपस में ही तालमेल नहीं है, तो कहाँ से झेलना होगा पूरा विपक्ष। ये जब तक नहीं होगा तब तक बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। बाकी आपने अग्निपथ वाली योजना की बात की, बिल्कुल सही कहा। ये योजना वो योजना है जब कारगिल पे जब वहाँ भोका था, तो उसके बाद बाकायदा एक कमेटी बनी थी। उसने एक कमेटी ने कहा था इस बात के लिए कि हाँ, हमारी सेना को थोड़ा सा और जवान होना पड़ेगा। और ये लंबे समय से इस पे काम चल रहा था, तब ये निकल के आया अग्निवीर योजना। लेकिन आप सरकार पे तो आप पक्ष विपक्ष होने के नाते सवाल उठा सकते हैं, ये आपका काम है, उठाइए। लेकिन जब सेना कोई बात कहे तो उसको सुनना चाहिए, क्योंकि सेना किसी राजनीति किसी पार्टी की देश नहीं है, किसी पार्टी का उस पर कब्जा नहीं है। सेना बिल्कुल पाकिस्तान की सेना नहीं है भारत के अंदर। यहाँ की सेना स्वतंत्र है, वो अपना काम स्वतंत्र रूप से करती है, उसका किसी भी राजनीतिक पार्टी का दबाव नहीं होता उसके ऊपर। जब सेना के अधिकारी, सेना के जिसे कहा जाए सारे लोग बोल रहे हैं इस बात को कि ये योजना हमने क्यों लाई है, किस लिए लाई है, बाकायदा हमें एक यूथ लाना। और फिर 17 से 21 साल में आप क्या कमाते हैं? कुछ नहीं कमाते हैं आप। इससे आगे जब आप अपने जिसे कहा कैरियर को बनाते, तब तक आप यहाँ पर 12 लाख को ले चुके होंगे और आज भी तो चुके होंगे। अगर आप अच्छा करते हैं तो आप वहीं पे आगे चले जाएंगे। तो ये सही बात है, लेकिन इसको जो वास्तव में यूं समझता है, इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि ये योजना अच्छी है खराब, उसको पता है कि ये योजना हमारी कितनी कारगर है। 21 साल में वो कहीं कमाने नहीं जा रहा, वो घर ही बैठेगा, 21 साल पढ़ाई कर रहा होगा और उतने समय में ये 12 लाख हमारे पास आ जाएंगे। इससे बढ़ के कोई और बात ही नहीं होती। सेना की नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं होती बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो उसको आप सामान्य नौकरी से तुलना उसकी कर ही नहीं सकते कि हमने वहां पेंशन दे, ये दे, वो दे। नहीं, सेना की नौकरी जिसे कहा जाए वो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो कुल मिलाकर ये कि विपक्ष का एक काम होता है कि मोदी सरकार की तरफ से कोई भी काम है उसका खुलकर विरोध करना, बिना ये सोचे कि क्या ये वास्तव में जनता के लिए अच्छी है योजना या खराब है। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ऊपर अटल जारी बात थी, तो देखिए जब भी कोई बात आती थी लड़ाई या जिसे कहा सेना के लिए कोई बात है तो खुल के समर्थन करते थे, विदेश नीति पर खुल के समर्थन करते, रक्षा नीति पर खुल के समर्थन करते थे विपक्ष का। लेकिन अब ऐसा दौर रहा नहीं। अब हर बात पर विरोध हो। विरोध कहाँ तक? विरोध पार्टी विरोध, मोदी विरोध नहीं, उससे आगे देश विरोध तक इनका पहुंच जाता है, जिसको आम जनता अनूप जी समझती है। शायद ये लोग भूल रहे हैं कि बीजेपी अब 2024 नहीं 2029 के मोड में है। ये शायद इस देश के वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं जो किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराना चाहते हैं, क्योंकि 2024 तो बीजेपी जीते हुए मिशन में काम कर रही है। वो ये विकास का एजेंडा या अग्निपथ जैसी योजनाएं जिस पर हम बराबर ये बात कर रहे हैं कि अभी कुछ और योजनाएं आनी है जो 2029 को ध्यान में रखकर कर रही, इतना पीछे विपक्ष चल रहा है या उसके धड़े चल रहे हैं। ऐसे में इस रथ को रोकने की जिम्मेदारी अब सिर्फ 2 कंधों पर है, या तो अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी। उन परिस्थितियों में जबकि मायावती के अंदाज तल्ख है और अखिलेश इस तरीके से अप्रासंगिक हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो
तौर तरीका है वो किस ओर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो कांग्रेस है जिससे आप बात करते हैं, कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी लेती नजर आ रही है। हालांकि आज का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए भी थोड़ा नुकसानदायक रहा। पंजाब में जो सीट उनको जो सीएम की भगवंत मान की थी, वो उस सीट पे वो हार गए हैं बाकायदा। उस पे अकाली दल ने कब्जा कर लिया था। ये भी 3-4 महीने में ये इतनी बड़ी हार आम आदमी पार्टी को हो जाना और खुद सीएम की लोकसभा सीट पे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, संकेत देता है आम आदमी पार्टी के लिए। तो लेकिन आखिर इतना जरूरी, कांग्रेस की जो जगह है वो आम आदमी पार्टी लेती नजर आ रही है। फिलहाल उसको लोकसभा सांसद नहीं मिल रहे हैं, उसको इतना भी नहीं मिलता है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो रिक्त स्थान है जो कांग्रेस छोड़ती जा रही है, उसको आम आदमी पार्टी भरती जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें यूपी की पॉलिटिक्स में, तो यूपी की पॉलिटिक्स में देखिए विपक्ष कहीं तो ही नहीं है। बीजेपी में जिस तरह केंद्र में कोई विपक्ष नहीं रह गया, उसी तरह यूपी में भी अब कोई विपक्ष नजर नहीं आ रहा है। बसपा जिसे कहा जाए बीजेपी के पक्ष में ही अपने सारे खेल पत्ते चल रही है, तो क्लीन स्वीप बीजेपी को मिल रहा पूरी तरह से। सपा जो अभी कुछ आए हैं, जो विधानसभा में जीत कर आए, देखिए अगला कितने आते, लेकिन फिलहाल तो इतना है कि सपा विपक्ष होने के बावजूद भी यहाँ पे थोड़ा सा ना के बराबर है यहाँ पे, और बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। और बीजेपी का दबदबा सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। उनका कद पूरी तरह से बढ़ चुका है, और वो कद आप भी जानते हैं कि वो नेशनल लेवल तक चला गया है। तो कुल मिलाकर यूपी में भी विपक्ष 0 है, केंद्र में भी विपक्ष 0 है। तो बीजेपी पूरी तरह से क्लीन स्वीप खेल रही। 2000 जैसा आपने कहा कि 2024 तो भूल जाइए, बिल्कुल 2024 किसी विपक्ष के लिए बिल्कुल कोई वैकेंसी नहीं है पीएम के लिए, बल्कि 2029 की आप बात कीजिए, क्योंकि बीजेपी रन मशीन है। वो अपना एक चुनाव पूरी शिद्दत से लड़ती, बड़े बड़े नेता उसमें कूद जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। ये दूसरी पार्टियों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जब तक ये लोग सोचते हैं तब तक बीजेपी अपने 3 कदम उठा के चली गई होती वहां से। तो ये बीजेपी से अगर सीखना है तो ये इन पार्टियों को सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार से मेहनत की जाती है और मेहनत का फल कैसे निकलता है। बेशक बीजेपी के लिए आगे कोई विपक्ष नहीं है यूपी के अंदर कम से कम। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आप खबरों पे नजर बनाए रखिए। समय समय पर हम चर्चा परिचर्चा विश्लेषण करते रहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में कमल बराबर खिलता ही जा रहा है। स्वरूप और आकार कितना बड़ा होगा और उसके दायरे में अभी कौन कौन आएगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन रामपुर और आजमगढ़ में सपा का गढ़, सपा का किला जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, अखिलेश यादव के नेतृत्व क्षमता पर अब एक बड़ा सवाल उठना शुरू हो गया है। और शायद आजम खां और शिवपाल यादव की जोड़ी उसको करेक्ट करती, लेकिन समय रहने से पहले आजम खां दिखावे के लिए ही सही अखिलेश के मनाने पर मान गए, और शायद आजम खां की यह भूल रामपुर के चुनाव के परिणाम में दिखी है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।